नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्पणासनो मङ्गलानं च सब्देशिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण में अंतिम पाठ अर्थात समास, और इस समास में समास क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कल कुछ बात किए थे कि समास के बारे में, कि समास जो है ये विशेष करके इस संस्कृत भाषा में इसका स्थान हृदय के समान में है, अर्थात हृदय के स्थान पर है। ऐसे देखा जाए तो हर एक भाषा के लिए यह समास अति जरूरी है और हर एक भाषा में समास का प्रयोग होता ही होता है, लेकिन हम कुछ जानते हैं कुछ नहीं भी जानते हैं, ऐसे भी है, लेकिन हम बात बात में ऐसे समास का प्रयोग करते ही रहते हैं। तो समास क्या है आज से इस समास प्रकरण में देखेंगे। तो समास के लिए यहां पर प्रथम कहा गया है कि संक्षेप, यानी समास का मतलब यहां पर किया गया है संक्षेप। संक्षेप अर्थात किसका संक्षेप, तो यहां पर देखेंगे कि पदों का जो संक्षेप उसे समास कहा जाता है। संक्षेप अर्थात छोटा, यानी अनेक पदों को एक पद में करना। अनेक वो तो बड़ा है, जैसे कि यहां मान लिया जाए 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि यहां पर लिखा गया। इसमें से एक का स्थान क्या होगा, एक लघु होगा कि गुरु होगा, अर्थात एक बड़ा है कि छोटा है सबसे, छोटा। एक छोटा है सबसे, यानी 2 से भी एक छोटा है, 3 से भी एक छोटा है। अर्थात इसी प्रकार 2 पद वाला हो, 3 पद वाला हो, 4 पद वाला हो, 5 पद वाला हो, 6 पद वाला हो, इसी प्रकार से अगर देखा जाए अनेक पदों का भी ऐसे एक पद रूप में करना, एक पद में करना, उसी का नाम किसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है, उसे ही समास कहा जाता है। यानी अनेक पदों को एक पद में संक्षेप स्वरूप में करना, उसी का नाम समास है। इसीलिए यहां भी हम लोग लिखे कि समास का मतलब है संक्षेप। संक्षेप मतलब किसका संक्षेप, तो पदों का संक्षेप, अर्थात अनेक पदों का एक पद में एक पद संक्षेप रूप में करना, उसी का नाम समास है। और ऐसे समास को जानेंगे कैसे, तो समास के लिए मुख्य 3 वस्तुओं को जानना अति जरूरी है, खूब जरूरी है ये 3 वस्तुएं जानना, कि जब भी हम समास करें तो समास के लिए यह ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है कि इसमें जो समासिक पद है, जो समासिक पद है, उस समासिक पद में 2 प्रकार का यहां पर पद होता है, 2 प्रकार का पद होता है। इसमें से एक प्रथम पद और दूसरा उत्तर यानी अंतिम पद, ऐसे भी बोला जा सकता है। यानी जिस प्रकार कोई एक, मान लीजिए ऐसे कोई एक भाग, कोई भी एक घर हो तो इसको हम 2 विभाग से विभाजित कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो कोई भी वस्तु हो उसे 2 विभाग से विभाजित किया जाता है। तो जब उसे 2 विभाग से विभाजित किया जाएगा तब उसका 2 अंश होगा, तब उसका कितने 2 अंश होगा। यानी ये वाला अंश इसको प्रथम अंश कहेंगे और ये वाला जो अंश है इसको हम क्या कहेंगे, अंतिम अंश। ऐसे 2 अंश इसमें भी इस प्रकार 2 अंश होता है।
उसी प्रकार जो समासिक पद है उस समासिक पद को भी दो विभाग से विभाजित किया जाता है। इसमें जो प्रथम अंश जो है ये प्रथम अवयव बोला जाए या तो प्रथम अंश बोला जाए, जैसे 1 और 2, तो ये प्रथम अंश जो बोला जाता है या तो प्रथम अवयव जो बोला जाता है उसको बोला जाता है कि पूर्व पद। उसको उसको क्या बोला जाएगा? पूर्व पद। और जो अंतिम अंतिम अवयव जो है इस अंतिम अवयव को बोला जाता है उत्तर पद। उत्तर पद। ये जो है कि इन दोनों बातों का हमें ध्यान रखने है। यानी कोई भी समास हो उस समास में दो पद तो अवश्य में वो होते हैं, और वो दो पद कौन से? एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। क्योंकि एक पद का तो कभी समास होता ही नहीं, जो एक पद है उसका क्या संक्षेप करना है, क्योंकि एक अंतिम अक्षर है, एक का नीचे कोई ऐसे अक्षर है ही नहीं, इसलिए दो पद का एक पद में करना उसे संक्षेप होता है। कभी एक पद का समास होता है? नहीं होता है। इसीलिए समास में कम से कम कितने पद होंगे? दो पद। तो दो पद जो हैं उन दो पदों में जो प्रथम पद है यानी प्रथम जो अवयव है उसे क्या कहा जाएगा? पूर्व पद। और जो अंतिम जो अवयव होगा उसे क्या कहा जाएगा? उत्तर पद। तो ये दोनों बात हमें ध्यान रखना है। और तीसरा कि ये पूर्व पद और उत्तर पद जिस अर्थ के कारण ये बैठा है अर्थात जिसे अर्थ किया जाता है उसे विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन वस्तु हमें ध्यान में रखना है, एक विग्रह, पूर्व पद और उत्तर पद। अब यहां पर समास क्या है? तो समास की व्याख्या यहां पर किया गया है कि अखंडार्थ बोधक भिन्नार्थक पदानाम समुदायः इति यहां पर लिख देना है। क्या लिख देंगे? इति समास। अर्थात अखंडार्थ बोधक यानी अखंड अर्थ को बोध कराने वाला, भिन्नार्थक पदानाम समुदाय अर्थात भिन्न भिन्न अर्थों में रहे हुए पदों के जो समुदाय है उस समुदाय को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, फिर से अखंड अर्थ को बोध कराने वाला भिन्न भिन्न अर्थ में रहे हुए पदों का जो समुदाय उस समुदाय को ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। तो इससे इतना निश्चित हो सकता कि यहां पर हो गया कि कभी भी समास खंडित अर्थ वाला नहीं होता है। ठीक है, कभी भी समास में क्या नहीं होगा? खंडित अर्थ वाला नहीं होता है। खंडित अर्थ का मतलब जिसका अर्थ इसके साथ कोई संबंध ही ना हो, ऐसे अर्थ को क्या बोला जाता है? खंडित अर्थ बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे खंडित अर्थ वाला समास कभी भी नहीं होता है। समास कैसे होते हैं? अखंडित अर्थ वाला, अखंड अर्थ वाला होता है। जैसे यहां पर बोला जाए गंगा जल, तो गंगा जल खंडित अर्थ वाला कि अखंडित अर्थ वाला? अखंडित। अखंडित। इसमें इसका एक अर्थ निश्चित, अर्थात जिसका निश्चित अर्थ निकले, जो वास्तव में वो इस जगत में हो, इस प्रकार का जो शब्द वाला जो होंगे उसका ही क्या कर पाएंगे हम लोग? समास कर पाएंगे। अन्यथा किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर ले। ये 99 क्यों बारंबार कहा जाता है आपको? गुरुजी वापस एक बार समझाइए ना एग्जाम्पल। समास यहां पर बोला गया कि अखंड अर्थ के बोध कराने वाले, अखंड अर्थ का बोध कराने वाले भिन्न भिन्न अर्थ, भिन्न भिन्न पद में रहे हुए या तो भिन्न भिन्न अर्थ को बताने वाले पदों का जो समुदाय है उसी समुदाय को ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। जैसे कि गंगा जल, यहां पर देखे कि गंगा जल, तो गंगा जल ये एक समास है क्योंकि इसमें उसका अखंडित अर्थ है, ये समास बना है। गंगा जलम ये समास है। उसी प्रकार उपवनम समास है। उसी प्रकार लंबकर्णः समास है। उसी प्रकार राम लक्ष्मणौ समास है। ठीक है, ये सारे समासिक पद है। और ये समासिक पद कैसे हैं? अखंड अर्थ वाले हैं, क्योंकि इसका अर्थ खंडित नहीं होता है। ये राम लक्ष्मणौ, इससे क्या समझा जाता है? राम और
लक्ष्मण। तो राम और लक्ष्मण जब बोला जाए, राम लक्ष्मण, तो ये अर्थ खंडित के अखंडित? अखंडित है ना। जैसे दाल भात, दाल भात बोला जाए तो खंडित। अखंडित। अखंडित। ये खंडित कैसे होगा? दाल भात जगत में बोला जाता है कि नहीं? दाल और भात होता है कि नहीं? होता है। होता है ना। तो उसी प्रकार, इसी प्रकार उपवनम यानी वन के पास, या तो हाँ, ये तो उपवनम यानी वन के समीप में जो हो उसे क्या बोला जाता है? उपवनम। उसी पर लंबकर्ण यानी लंबा है, यानी दीर्घ है कान जिसका, उसे वो भी मिलता है यहाँ पर। दीर्घ लंबा 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 कान वाले कौन होते हैं? रासभः। रासभः का मतलब गधा, जो अपने शरीर के हिसाब से उसका कान क्या होता है? लंबा होता है कि नहीं? तो ये सारे जो है ये अखंडित अर्थ वाले हैं। और अखंडित अर्थ वाले को, लेकिन इसमें कोई एक पद से नहीं बना है, भिन्न भिन्न पदों का समुदाय से ये बना है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? समास कहा जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये समास है। तो इन समासों में दो पद रहा हुआ है। अभी अभी हम लोग ने बात की, इन समासों में कितने? दो पद रहा है हुआ है। कोई भी समास हो उसमें दो पद रहते हैं। तो देखिए इसमें दो पद कौन सा? एक राम और दूसरा क्या है? लक्ष्मण। तो इसमें राम और लक्ष्मण है, इसमें पहला वाला पद कौन सा है? राम है, और दूसरा पद कौन सा है? लक्ष्मण है। इसलिए राम क्या बनेगा? उत्तर पद, पूर्व पद। राम कहाँ है? पूर्व में है ना, यानी प्रथम अंश। तो पूर्व पद किसे कहा जाता है? उत्तर पद किसे कहा जाता है? तो यहां पर देखेंगे, समासस्य प्रथमः अवयव इति पूर्व पदम। अर्थात समास का जो प्रथम अवयव होता है, प्रथम भाग, ये समास है। इनका प्रथम भाग क्या है? राम, और दूसरा भाग, अंतिम भाग क्या है? लक्ष्मण। यानी इसीलिए राम क्या होगा? पूर्व पद, और लक्ष्मण क्या होगा? उत्तर पद। उसी प्रकार गंगा जलम, तो गंगा जलम में भी एक गंगा है और दूसरा क्या है? जलम है। तो इसमें गंगा पूर्व पद, क्योंकि पहला अवयव है इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? पूर्व पद। और जलम ये क्या बनेगा? उत्तर पद। उसी प्रकार उपवनम, तो इसमें वनस्य समीपम ये है, लेकिन इसको यहां पर देखेंगे समास में, तो समास में क्या है? ये उत्तर पद में है, और ये उपशब्द के स्वरूप में क्या है? वह पूर्व पद में है। लंब कर्ण, तो इसमें लंब और कर्ण, तो लंब जो है वो पूर्व पद में है, और कर्ण क्या है? उत्तर पद में। तो समासस्य प्रथम अवयव इति पूर्व पदम, यानी समास के जो प्रथम अवयव होता है, प्रथम भाग जो होता है, उसे क्या कहा जाता है? पूर्व पद। और समास के जो अंतिम भाग हो, समासस्य चरमः अवयवः, यानी समास के जो अंतिम भाग हो उसे क्या कहा जाता है? उत्तर पद। वह उत्तर पद है। इतना तो हो गया, ये दो तो समझ गए। अब जो है तीसरा यह है कि विग्रह। विग्रह का मतलब क्या है? तो विग्रह का मतलब यह है कि जो सामासिक पद है, इसमें सामासिक पद क्या है? राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मणो। इसमें सामासिक पद क्या है? गंगा जलम। गंगा जलम। इसका सामासिक पद क्या है? लंबकर्णः। लंबकर्ण। तो ये सारे यहां पर सामासिक पद है। तो इन्हीं सामासिक पदों का अर्थ अनुसार वाक्य की रचना करना, उसी का नाम क्या है? उसी को क्या कहा जाता है? विग्रह। जैसे कि यहाँ पर राम लक्ष्मण है, तो राम लक्ष्मण का अर्थ क्या निकलता है? राम और लक्ष्मण। सही है, राम और रामः च लक्ष्मण। लक्ष्मणः च। मैंने क्या पूछा अभी? विग्रह करने के लिए बोला नहीं बोला ना, सिर्फ मैं अर्थ पूछा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राम और राम लक्ष्मणों का अर्थ क्या करेंगे हम लोग? राम और लक्ष्मण। गंगा जलम का अर्थ क्या करेंगे? गंगा का जल। गंगा का जल, यानी गंगा का गंगा का पानी। पानी। ठीक है। लंबा कर्ण का अर्थ क्या करेंगे? लंबे कान। लंबे हैं कान। दो कान, यानी लंबे हैं कान जिनके, जिसका, उसे क्या कहा जाता है? लंबा कर्ण कहा जाता है। तो ये जो हम अर्थ के अनुसार जो वाक्य रचना किए कि नहीं, अभी इसमें क्या वाक्य रचना किए थे? अर्थ के अनुसार। अर्थ क्या निकला? राम और लक्ष्मण। तो ये अर्थ जो निकले, उसी अर्थ को वाक्य रचना स्वरूप में, संस्कृत में वाक्य रचना स्वरूप में करना, उसी का नाम क्या है? विग्रह। अब इसको बोलेंगे राम और लक्ष्मण, तो और के लिए क्या लगाया जाता है?
चौ अव्यय का चौ। प्रयोग होता है। और चौ अव्यय का प्रयोग हम लोग जानते हैं कि हर एक पद के बाद भी होता है अथवा तो अंतिम पद के बाद भी होता है। यानी हर एक पद के बाद तो रामः एक पद, लक्ष्मणः दो पद, दोनों पद के बाद चौ चौ लगा दिए तो ये इसका विग्रह हो गया। ठीक है, इसका अर्थ क्या किए थे गंगा जलम का? गंगा का जल। गंगा का जल। गंगा को कौन सी विभक्ति लगाया? षष्ठी। षष्ठी। गंगा का, तो गंगा का षष्ठी लगाए, उसी को संस्कृत में करेंगे तो गंगा का षष्ठी क्या होगा? एक वचन है गंगायाः। गंगा का हो गया। क्या है? तो जल, तो वही जो अर्थ किए उसी अर्थ को वाक्य रचना स्वरूप में करना, उसी का नाम क्या है? विग्रह। क्लियर हो गया यहां तक? पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं? क्लियर हुआ कि नहीं? जी गुरुजी। या अभी भी किसी को डाउट है? ये तीनों, क्योंकि ये तीन समास के लिए अति जरूरी है, अति आवश्यक है, तभी हम आगे जाकर आगे समास को पकड़ पाएंगे। गुरुजी फिर से एक बार कहो। क्या फिर से बोलूं? विग्रह। विग्रह का अर्थ उन्हीं में बोल रहा हूं कि जो समासिक पद है उसी समासिक पद का अर्थ अनुसार वाक्य रचना करना, अर्थ के अनुसार वाक्य रचना करना, उसी का नाम विग्रह है। जैसे कि यहाँ पर राम और लक्ष्मण, तो राम और तो राम तो एक है, तो रामः और के लिए च, फिर लक्ष्मण तो लक्ष्मणः च, ये हो गया आपका विग्रह। क्या कि अर्थ अनुसार वाक्य की रचना करना, उसी का नाम क्या है? विग्रह। गंगा जलम, तो गंगा का पानी, तो गंगा का कौन सी विभक्ति आया? षष्ठी, तो गंगायाः जलम इति गंगा जलम। यानी इसीलिए बोला है कि समासार्थ अवबोधकम वाक्यम इति विग्रह। समास के अर्थ को जनाने वाला वाक्य जो है, उसी वाक्य को क्या कहा जाता है? विग्रह। अर्थात जो समास जो है, इस समास के अर्थ को बोध कराने के लिए जिस प्रकार वाक्य की संरचना करना होता है, उसी संरचना को ही क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। अब क्लियर हुआ? जी। चलिए अब आगे। हाँ जी बोलिए। तो ये समास के ये मुख्य ये इतना नियम है। प्रथम नियम कि समास समझना चाहिए, दूसरा नियम विग्रह उसका आना चाहिए, और विग्रह तब होगा जब हमें पूर्व पद और उत्तर पद ज्ञात होगा। अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद का ज्ञान होगा, पूर्व पद और उत्तर पद जब हम जान पाएंगे तभी इसका विग्रह कर पाएंगे। जब विग्रह कर पाएंगे तभी क्या बनेगा? समास बनेगा। इसीलिए ये तीन का जानना अति आवश्यक है। अब समास जो है, समास ऐसे मूलतः दो प्रकार के हैं, फिर भी यहां पर हम लोग देखेंगे कि वो 4 प्रकार के समास, मुख्यतः 2 ही प्रकार के समास है। और वो 2 समास कौन से? एक है लुप समास और दूसरा अलुप समास। अब लुप और अलुप समास क्या है, तो उसके लिए यहां पर देखेंगे कि जिस समास में विभक्ति का प्रत्यय का लोप हो जाता है वैसे समास को लुप समास कहा जाता है। जैसे कि आगे वाला में ही हम लोग देखें, यहां पर देखे थे गंगा जलम, ये समास बना है। समास में हम लोग देखेंगे गंगा जलम, तो गंगा जलम में यहां पर जो विभक्ति आया था गंगायाः, कौन सी विभक्ति? षष्ठी। लेकिन क्या समास बनाते समय हम यहां पर षष्ठी विभक्ति लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। ये सामासिक शब्द में कोई विभक्ति लगा हुआ है? नहीं है। राम लक्ष्मणम, राम और लक्ष्मण, यानी राम को कौन सा विभक्ति था यहाँ पर? प्रथमा। सही है, प्रथमा। सही है, प्रथमा। क्या ये समास में इसमें राम का प्रथमा विभक्ति यहाँ पर है? नहीं है। ठीक है। लंब करना, तो इसमें लंबो, लंबो कौन सी विभक्ति?
द्विवचन। प्रथमा द्विवचन में है। प्रथमा कौन से? द्विवचन। प्रथमा द्विवचन में, प्रथमा विभक्ति का ये द्विवचन। क्या इसमें लिखा गया है, यहाँ पर है समास में लंब में विभक्ति आया है? नहीं है। नहीं आया है ना। नहीं है। तो इस प्रकार जिसमें विभक्ति का प्रत्यय लोप हुआ हो, ऐसे समास को कौन सा समास कहा जाता है? लूप समास। लोप समास। जिस समास में विभक्ति के प्रत्ययों का लोप होकर समास बने, ऐसे समास को क्या कहा जाता है? उपसमास। ऐसे समास को लूप समास कहा जाता है। ऐसे समास को क्या कहा जाता है? लूप समास। जिसमें विभक्ति का प्रत्यय का लोप हो जाता है, ऐसे समास वो लूप समास है। तो क्या विभक्ति रह सकता है समास में? तो हाँ, कुछ ऐसे भी समास होते हैं जिसमें विभक्ति का प्रत्यय लोप नहीं होता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में परस्मै पदम इति यहां पर क्या लिखे? परस्मै परस्मै पदम इति, परस्मै पदम। तो देखिए यहां पर ये पर सर्वनाम है। पर क्या है? पर ये सर्वनाम है, और सर्वनाम का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होता है? सर्वस्मै होता है कि नहीं? होता है ना। तो उसी प्रकार पर का हम लोग क्या करेंगे? परस्मै होता है कि नहीं? होता है। होता है। तो परस्मै पदम इति, यहां जब समासिक पद जब बना, तब यहां पर स्मै प्रत्यय है कि नहीं? है ना। पहले में गंगायाः जलम देखे थे कि गंगा जलम देखे थे? गंगाया जल। गंगा जलम। उसमें क्या था? विभक्ति का प्रत्यय का लोप हो चुका था, इसीलिए वो समास कौन सा था? लूप समास। जिसमें विभक्ति का प्रत्यय का लोप नहीं होता है, ऐसे समास को क्या कहा जाता है? अलूप समास। और ये अलूप समास बहुत अल्प होते, आंशिक बहुत ही कम होते, इसलिए इसका उदाहरण कभी कभार ही मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसमें विभक्ति का प्रत्यय लोप नहीं होता है, ऐसे समास होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है लेकिन कितना आंशिक मात्रा में है, खूब नहीं है, थोड़ा बहुत है। उसका जब जब उसका प्रयोग आएगा, जहां जहां दिखाई देगा, वहां पर हम लोग देखेंगे कि वो लूप समास है कि अलूप समास है। ऐसे सामान्यतः ऐसे समास सिर्फ दो ही है, एक लूप समास है और दूसरा अलूप समास है। लेकिन व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो समास के चार प्रकार है। कितने प्रकार है? चार है। कौन से? एक लूप, दूसरा अलूप, तीसरा नित्य और चौथा अनित्य। अब तीसरा एक समास यहां पर देखेंगे कि जिसका नाम है नित्य समास। नित्य समास देखने से पहले इसका पूर्व में इसका उदाहरण देख लेते हैं। ये एक जो दिखाई देता है, यहां पर हम लोग क्या लिखे थे? उपवनम। ठीक है। उसके पहले उपवनम से पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि ग्राम लक्ष्मणो, गंगा जलम और लंबकर्ण, इन तीनों से ये कुछ अलग है कि नहीं? है। क्या दिख रहा है अलग इसमें? वन और समीप दोनों से अलग है। अर्थ लिया है इसमें। तो देखिए इसमें जो है ना, ये एक, दो और तीन, इन तीन में सामासिक में समास में जिस पद का प्रयोग हुआ है, उसी पद का प्रयोग विग्रह में किया गया है कि नहीं? जी। राम और लक्ष्मण, ये दो पद का इस समास में प्रयोग हुआ है, तो विग्रह में भी राम और लक्ष्मण है कि नहीं? है। इसमें गंगा और जलम, ऐसे दो पद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो विग्रह में भी प्रयोग क्या किया है? गंगा और जल प्रयोग किया गया है कि नहीं? किया गया है। लंब और कर्ण, तो विग्रह में भी देखिए लंब और कर्ण का प्रयोग हुआ है कि नहीं? हुआ है। लेकिन उपवनम में क्या दोनों पद का यहाँ पर विग्रह में प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया। नहीं किया गया है। इस उप शब्द का विग्रह में कहीं भी प्रयोग है? नहीं है। नहीं है ना। तो उप शब्द का इसमें विग्रह का प्रयोग नहीं है, यही एक अंतर है। सब में क्या है कि सब में जो समासिक पद है, उसी पद को लेकर विग्रह बनाया जाता है।
ठीक है। लेकिन यही समास में कोई जो समासिक जो पद है उस पद के सिवाय किसको लेकर, यहां पर उसके समान अर्थ को दर्शाने वाले कोई एक शब्द को लेकर इसका विग्रह किया गया है। अच्छा, उप जो है, उप शब्द का अर्थ क्या होता है? समीप होता है। समीप। उप शब्द का अर्थ क्या होता है? समीप समीप। होता है। तो इस उप के जगह किसका प्रयोग किया गया है? समीप का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार के जो समास है, ऐसे समास को कौन सा समास कहा जाता है? तो ऐसे समास को नित्य समास कहा जाता है। कौन सा? ऐसे समास को नित्य। अर्थात जिस समास में अगर देखा जाए कि कुछ समासों का विग्रह अपने पदों से नहीं होता, जब नहीं होता हो तो मात्र अर्थ के लिए अन्य पदों द्वारा किया जाता है, वह समास कौन सा समास है? नित्य समास। यानी कुछ समास ऐसे भी हैं जिसका विग्रह सामासिक पदों से नहीं होता है, लेकिन सामासिक पद में रहे हुए जो पद है उसके अर्थ वाले कोई अन्य शब्द का प्रयोग करके जिस समास को किया जाए, जिसका विग्रह किया जाए, ऐसे समास को कौन सा समास कहा जाता है? नित्य समास। क्लियर यहां तक? अब चौथा नंबर जो समास है, ये चौथा नंबर समास ये है कि नित्य समास को छोड़कर बाकी सारे कौन सा समास है? अनित्य समास। अर्थात अनित्य समास में इन दोनों का भी समावेश हो जाता है। अनित्य में होता है कि नहीं? होता है, क्योंकि इसमें देखिए परस्मय पदम, तो इसमें भी परस्मय, पर शब्द और पद शब्द यहां भी विग्रह में डाला गया था। किसमें? अलुप समास में। नित्य ऐसे लुप समास में तो हम लोग तो देख लेते गंगा जलम इत्यादि जो हो, यानी जो नित्य समास के बिना जितने भी समास हैं वो सारे के समास सारे कौन सा समास है? अनित्य समास। ऐसे मुख्यतः समास के चार भेद हैं। एक लुप समास, जिसमें क्या होता है? विभक्ति का प्रत्यय का लोप हो जाता है, ऐसे समास वह लुप समास। अलुप समास, जिसमें विभक्ति का प्रत्यय लोप नहीं होता है, वह अलुप समास। जिस समास का विग्रह बनाने के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग करना पड़े तो ऐसे समास को नित्य समास। नित्य समास। और नित्य समास को छोड़कर बाकी सारे समास कैसे समास है? अनित्य। अनित्य समास। ये समास के कुछ यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। उनमें समास कितने हैं? ऐसे व्याकरण दृष्टि से देखा जाए तो समास के भी मुख्य चार ही भेद हैं। ये समास का मुख्यतः चार, लेकिन प्रायोगिक दृष्टि से जब प्रयोग करें तो प्रयोग में कोई लुप समास, अलुप समास, नित्य समास, अनित्य समास ऐसे नहीं है। प्रयोग की दृष्टि से यहाँ पर मुख्य चार प्रकार के समास है। और वो कौन से हैं? प्रथम नंबर द्वंद्व, द्वितीय नंबर तत्पुरुष, तृतीय नंबर में अव्ययी भाव और चतुर्थ नंबर में क्या है? बहुब्रीहि। ये चार ही समास प्रयोग की दृष्टि से, यानी प्रयोग की दृष्टि से ऐसे चार प्रकार के, मुख्य चार प्रकार के हैं। इनके बहुत बहुत से प्रकार है। जैसे कि द्वंद्व समास जो है वो तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन से? एक इतर इतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा क्या है? एक अशेष द्वंद्व। ये तीन प्रकार के ये द्वंद्व समास है। 9 प्रकार के जो है वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कितने? 9 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक विभक्ति तत्पुरुष, दूसरा नई तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय तत्पुरुष, चौथा दिगु तत्पुरुष, पांचवा प्रादि तत्पुरुष, छठा गति तत्पुरुष, सातवां उपपद तत्पुरुष, आठवां मेय तत्पुरुष और नौवां क्या है? अंशी तत्पुरुष। इसमें भी अगर देखा जाए ये विभक्ति तत्पुरुष में भी उसका भेद है, क्योंकि विभक्ति कितने हैं? कितने विभक्तियां हैं? प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्ति। लेकिन प्रथमा विभक्ति का कोई समास नहीं है, यानी द्वितीया से लेकर षष्ठी विभक्ति तक अलग अलग तत्पुरुष समास होते हैं। उसी प्रकार ये नई जो है, इस नई तत्पुरुष का यहाँ पर छोड़ दीजिए कर्मधारय। कर्मधारय के भी भेद हैं। कर्मधारय समास कैसे होता है? विशेष्य और विशेषण के बीच में होता है। तो उसमें भी कभी अगर विशेषण पूर्व पद में हो
तो उसे क्या बोला जाता है? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। अगर विशेषण उत्तर पद में हो तो फिर उसमें क्या बोला जाएगा? विशेषण उत्तर पद कर्मधारय। कभी कभी दोनों विशेषण के बीच में भी समास होता है, तब वहां पर क्या बोला जाएगा? विशेषण उभय पद कर्मधारय। ऐसे कर्मधारय के भी बहुत सारे भेद हैं। कभी कभी इसमें मध्यम पद का लोप हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है? मध्यम पद लोपी कर्मधारय। ऐसे कर्मधारय के भी वहां पर बहुत सारे भेद, लेकिन ये कर्मधारय किसमें आता है? तत्पुरुष में। तत्पुरुष। उसी प्रकार यहाँ पर द्विगु समास है, प्रादि है, गति है, उपपद है, मेय है, अंशी है, ये 9 प्रकार के हैं। उसके बाद अव्ययी भाव समास जो है उसका कोई प्रकार नहीं है, क्योंकि ये नित्य समास है और नित्य समास का कोई यहाँ पर भेद नहीं है, उसका सिर्फ एक ही भेद, और वो कौन सा? अव्ययी भाव। जबकि बहुब्री समास जो है वो बहुब्री समास 8 प्रकार के हैं। समानाधिकरण, व्याधिकरण, उपमान, नय, प्रादि, सहार्थ, संख्यार्थ और दिग्ध, इतने 8 प्रकार के ये बहुब्री समास है। तो ये समास के यहां पर मुख्य देखेंगे तो मुख्य 4 ही भेद है। एक द्वंद्व, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा अव्ययी भाव और चौथा क्या है? बहुब्री। अब देखिए कि ये सारे समास अभी हम लोग नहीं सीखेंगे, क्योंकि इतने सारे समास को सीखने में भी समय तो लगेगा, और एक साथ इतना सारे समास कर दें तो फिर तकलीफ भी आ जाएगा। इसीलिए इस प्रथमा में कुछ यहाँ पर कुछ भाग यहाँ पर सीखेंगे। जैसे द्वंद्व समास में सिर्फ एक ही भेद सीखेंगे, और वो कौन सा? प्रथम नंबर इतर इतर द्वंद्व। ठीक है। अभी के लिए तत्पुरुष में एक विभक्ति तत्पुरुष है, और उनमें भी जो षष्ठी तत्पुरुष है, यानी षष्ठी विभक्ति का जो वहां पर है वो षष्ठी विभक्ति वाला ये षष्ठी तत्पुरुष सीखेंगे, फिर नय तत्पुरुष सीखेंगे, और फिर एक जो है कर्मधारय तत्पुरुष सीखेंगे। ये 3 जो है कि ये 3 अभी इस तत्पुरुष समास में इस प्रथमा में अभी सीखेंगे। जैसे देखा जाए तो विभक्ति का भी द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, चतुर्थी है, पंचमी है, सप्तमी है, षष्ठी तो है ही, षष्ठी इसमें सीखेंगे। बाकी के विभक्ति इत्यादि वो हम लोग मध्यमा में सीखेंगे। उसके बाद अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव का एक ही भेद है तो उसको यहाँ पर सीखना ही है। ठीक है, लेकिन उसका विशेष डीप से और अतिरिक्त से कहां पर हम लोग सीखेंगे? मध्यमा में। और बहुब्री समास जो है, बहुब्री समास में अभी समानाधिकरण सीखेंगे एक, दूसरा यहाँ पर एक नए बहुब्री, और तीसरा ये सहार्थ बहुब्री। ये बहुब्री में भी अभी कितने? अभी सिर्फ 3 ही सीखना है। कौन सा? समानाधिकरण, नय और सहार्थ। किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर दें। तो ये जो है कि ये समास का अभी हम लोग का समास प्रकरण में इतना हम लोग के पास विषय है। कितने? तो ये द्वंद्व में से 1, तत्पुरुष में से 3, अव्ययी भाव 1 और बहुब्री में कितने? 3। यानी कुल कितने समास अभी तक सीखेंगे? 1 3 4, 1 5 और 3 8 समास जो है कि 8 समास अभी हम लोग सीखेंगे। बाकी सारे जो समास के जो भेद हैं वो समास हम लोग कहां सीखेंगे? मध्यमा में। ऐसे कुल अगर देखा जाए तो इसका 3 और 9 3 12, 1 13 और 8 21। 21 में सिर्फ कितना? 8 ही। ये सिर्फ 21 नहीं है, क्योंकि विभक्ति तत्पुरुष के भी कितने होंगे? 6 भेद हैं। कर्मधारय के भी बहुत सारे भेद हैं। तो ये सारे भेद हम लोग मध्यमा में सीखेंगे। अब यहाँ पर सर्वप्रथम समास में कौन सा समास का आता है? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास है क्या? तो द्वंद्व शब्द से हम लोग जानते हैं कि द्वंद्व, तो द्वंद्व का अर्थ होता है जुगल, द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है यहाँ पर? द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब 2 होता है, अर्थात जब 2 पदों को जोड़ा जाए ऐसा समास। सामान्य से अभी अर्थ देख लेते हैं। ऐसे समास कौन सा समास है? द्वंद्व। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर द्वंद्व में भी यहाँ पर देखेंगे इतर इतर। कैसे हैं? इतर इतर द्वंद्व, जो एक दूसरे के साथ युक्त हो ऐसे द्वंद्व। अभी अभी हम लोग एक देखे थे, राम लक्ष्मण, साथ में ही बोला जाता है कि नहीं? हाँ, साथ में बोला जाता है राम लक्ष्मण। उसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र साथ में बोला जाता है।
उसी प्रकार क्रोध मान माया लोभ साथ में बोला जाता है, साथ में बोला जाता है। दाल भात साथ में बोला जाता है, बोला जाता है। जैनम जयति शासनम। तो इसी प्रकार का यहाँ पर जो है जैनम जयति शासनम द्वंद्व समास में नहीं आने वाला है। कुछ भी यहाँ पर करना नहीं है। सब्जी रोटी गुरुजी, सब्जी रोटी जैसे कि यहाँ पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अर्थात जिसमें और से छूटा पड़े, और जहां आए, इसलिए मैं पहले द्वंद्व का अर्थ किए। द्वंद्व का अर्थ क्या क्या? युक्त, युगल, अर्थात जब युगल होगा तब उसको हम लोग क्या और के साथ संबंध उसको उसका विश्लेषण करेंगे। राग द्वेष, किसका बैकग्राउंड आ रहा है? तो जहां और से अलग करना हो, और से जहां विग्रह होता है, वो समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। तो जितने भी बोले इसमें क्रोध मान माया लोभ, तो इसके अंत में हम क्या बोलेंगे? क्रोध मान माया और लोभ होता है ना। दर्शन ज्ञान चारित्र, तो क्या है? दर्शन ज्ञान और चारित्र। तो ये सब में जिसमें और होता है, लेकिन जैनम जयति शासनम में और कहां डालिएगा? मुझे इसका विग्रह करके बताइए ना। किसने बोले थे जैनम जयति शासनम? मैंने गुरुजी। तो फिर इसका होगा नहीं, इधर नहीं होगा। तो वो समास है जैनम जयति शासनम। अगर देखा जाए तो इसमें जैनम जयति शासनम का समास इसमें कैसे बन सकता है? पहले तो ये देखिए क्या है इसमें? जैनम, फिर क्या है? जयति, और इसमें क्या है? शासनम। ठीक है, तो इसमें कहीं इसको तो युक्त है ही नहीं, योग है। पहले ही समास का अर्थ हम लोग क्या किए थे? अखंडार्थ अवबोधक किए थे कि नहीं? अखंड अर्थ को बोध कराने वाले। तो इसमें क्या अखंडित अर्थ करेंगे इसका? जैनम के साथ जयति का संबंध, जयति के साथ शासन का संबंध कोई है यहाँ पर? इसलिए ये समास ही नहीं है, तो इसका विग्रह कहां से होगा? गुरुजी तो फिर एक खंडित वर्ड हुआ ना? हाँ, ये खंडित है, इसका कोई समास होगा ही नहीं। ओके गुरुजी। चलिए आगे यहां पर हम लोग देखेंगे। तो उसी प्रकार जिसमें द्वंद्व समास है, अर्थात जिसमें परस्पर समान वाला हो, तो परस्पर जिसमें समान हो, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? इतर। इतर जिसमें परस्पर समान हो, और उस परस्पर समान को जिसमें च अर्थ से, यानी जिसका विग्रह च से किया जाए, ऐसे समास को कौन सा समास कहा जाता है? द्वंद्व समास। तो वो द्वंद्व समास यहां पर देखेंगे कि चार थे द्वंद्व सहक्तो। क्या लिखा गया यहाँ पर? चार थे द्वंद्व सहक्तो, यानी च अर्थ के साथ जिसका अर्थ कहा गया है उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। अर्थात च अव्यय से जुड़े हुए नामों का समास को कौन सा समास कहा गया है? द्वंद्व समास है। और हर एक समास के लिए कुछ ना कुछ ऐसे नियम होते हैं, और वो नियम कौन से? यहाँ पर कुछ नियम है, वो नियम हम लोग देखेंगे, लेकिन आज से नहीं, नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, थोड़ा बहुत। अब समास के पाठ में जो है आपके पास, जिसका पीडीएफ इत्यादि तो है ही, उसमें भी दिया गया। तो जब भी पाठ में आए तो कम से कम नेक्स्ट क्लास में आप द्वंद्व समास पढ़कर आइएगा। ठीक है, द्वंद्व समास जो है एक बार पढ़कर आइएगा, उसे समझ में आए कि न आए, फिर भी द्वंद्व समास को आपको पढ़ के आना है। उसी प्रकार जब तत्पुरुष समास आए तो तत्पुरुष समास को पढ़कर आना है, तब जाकर वहां पर समझने में क्या होगा? सरलता होगी। ये समझने में इजी होगी, इसलिए उसको पढ़कर जरूर लाइएगा। ये एग्जाम में पूछने वाले मार्च महीने के एग्जाम में अभी। हाँ जी जरूर। बाप रे, बहुत पोर्शन। हाँ, वो भी नहीं, सिलेबस भी अभी थोड़ा बहुत चेंज करना है कि 4 नहीं, लगभग 5 पूरा हो जाएगा प्रथमा। चलिए देखते हैं। वो आगे की बात, वो आगे की बात है। कम से कम 4 भाग तो पूछा तो जाएगा ही। ठीक है, वो 5वां भाग आगे की बात है। गुरुजी नमो नमः, प्रणाम। नमो नमः। गुरुजी।